नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको सीधे मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आपको दिख तो रहे हैं धीरेन्द्र पुंडीर सर, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि उनके बैकग्राउंड से कुछ आवाजें भी आ रही हैं और आपको बाहर एक सड़क का दृश्य देख रहा है, आती जाती टैक्सियां भी दिख रही हैं। जी हाँ, पीछे दूर फ्रेम में राइटर्स बिल्डिंग, जो कि बंगाल की राजनीति का ऐतिहासिक केंद्र रहा है, राइटर्स और बिल्डिंग उसके दिखा। आगे के वो पूरा इलाका जो राइटर्स बिल्डिंग की तरफ से होते हुए, और कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि बंगाल की राजनीति के केंद्र में रहने वाला इलाका, वहां पर इस समय धीरेन्द्र पुंडीर साहब हैं। धीरेन्द्र पुंडीर साहब बंगाल के चुनाव के संदर्भ में बंगाल में पश्चिम बंगाल की सियासत भी इन दिनों गजब की उबाल पे है। अभी खेला होवे के नारे से गूंजने वाला बंगाल आज संवैधानिक गणित यानी नंबर्स और वक्त की सख्त मियाद में उलझता हुआ दिखाई दिया है। मैं बताऊंगा कैसे। ऐसा लग रहा है कि अगर समय रहते हुए एसआईआर पूरा नहीं हुआ तो 7 मई 2026 के बाद ऐसे हालात बनेंगे जहां राष्ट्रपति शासन लागू करना संवैधानिक मजबूरी बन जाएगी। और तब ये कदम थोपा हुआ नहीं होगा साहब, बल्कि प्रावधानों के तहत अपने आप प्रभावी हो गए, यानी स्वतः प्रभावी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसआईआर में 1,20,00,000 नाम निकलने के बावजूद भी ममता बनर्जी अभी उलझना नहीं छोड़ रही हैं, जिससे कि एसआईआर के दांव के निपटारे में देरी हो सकती है। और ये स्थिति बन जाएगी जब ममता बनर्जी खुद न्योता देके वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगवा देंगे और तब चुनाव होगा। धीरेन्द्र सर वहां पर हैं, जमीन कैसे बदल रही है, और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से अपने अधिकार में ले लिया है, उसने जुडिशियल ऑफिसर्स के माध्यम से, फिर उसने दूसरे प्रदेशों से जज मंगाए। धीरेन्द्र सर, समय ना लेते हुए सीधे, क्योंकि आप वहां पर जमीन की महक प्रतिपल उसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। धीरेन्द्र सर प्लीज। नमस्कार। आपका भी और तमाम प्रारंभ के दर्शकों का अवनीश जी बहुत बहुत है। मैं इस वक्त आज दर्शकों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि फील्ड की चीज जो है उसी तरह की हम लोग की आदत रही, वो दूर अगर आपको मतलब क्योंकि हम लोग यहाँ मोबाइल से हैं और लाइव उस तरह नहीं कर पा रहे अपने बड़े वाले कैमरे से, नहीं तो आपको वो दिखाता मैं। लेकिन ये राइटर्स बिल्डिंग है और इसमें ही ये देश की कोलकाता की पहली बिल्डिंग थी। अवनीश जी, अगर मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि जो 3 मंजिला बिल्डिंग 1777 में ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी, लोगों के जहन में या आपके जहन में भी ये होगा कि आखिर राइटर्स बिल्डिंग कहा किया जाता है। राइटर्स बिल्डिंग इसलिए क्योंकि जो इंग्लिश गवर्नमेंट के लोग थे, वो क्लर्क जो जो काम किया करते थे फाइलों का लिखने का, वो सब काम क्लर्क किया करते थे, उनको राइटर्स कहा जाता था। वही इसी बिल्डिंग में रहते और काम करते थे, लिहाजा ये राइटर्स बिल्डिंग बनी और फिर इतिहास के आईने में बहुत है। ये दूसरा है, ये आपको दिख रहा है पूरा एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है जो स्पीड पोस्ट जीपीओ की है, बहुत खूबसूरत। इधर आपको दिखेगी रॉयल इंश्योरेंस बिल्डिंग है। ये सब 1770 से लेकर 1800 के समय का ये पूरा इलाका है जहां हम खड़े हैं। दर्शकों के लिए बड़ा खूबसूरत कोलकाता का जो जादू कहा जाता है वो इसी इलाके में। दूर तक अगर आप जाएंगे एसबीआई की बहुत विशाल बिल्डिंग है, अलग अलग है। तो ये तो इलाके की है, लेकिन आपने बड़ा दिलचस्प बात पूछी है कि क्या होगा। देखिए, अभी लगता नहीं है, ये एक संवैधानिक बाध्यता जरूर है, क्योंकि 7 तारीख को सरकार ये जो विधानसभा इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 7 मई को कार्यकाल खत्म अगर हो जाता है तो उसके बाद कोई वो तो है नहीं सरकार को, क्योंकि कार्यकाल ही खत्म हो चुका, जो जीते हैं वो सब खत्म हो चुके, लिहाजा उनके एक्सटेंशन का कोई वो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब क्या होता है कि इसमें ऑटोमेटिक अपने आप ही राष्ट्रपति शासन के साथ हो जाता है अगर निर्वाचित सरकार 7 मई से पहले शपथ नहीं लेती है तो। अब ये एसआईआर का काम चल रहा है, लेकिन जो मैंने देखा, जो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से तैयारी है कि एसआईआर के साथ प्रॉपर हो जाए और चुनाव हो, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर हम देखें आज जब हम बात कर रहे हैं तभी लिस्ट आ रही है, 2 बजे कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी और कंप्लीट लिस्ट में से 58 लाख लोग जो है पहले जो साफ हो चुके उनका कोई नाम नहीं होगा। 60 लाख लोग हैं जिनका नाम अभी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के साथ रुका हुआ था, वो भी इसमें शामिल होगा। तो यानी आप उन नामों को, इसमें 3 नाम आपको दिखाई देंगे। पहला जो विलोपित श्रेणी यानी जिनके नाम खत्म हो गए, काट दिए गए। दूसरा नाम होगा आपका
वो जिनके नाम लॉजिकल डिस्टर्बेंसेस में है उसको अंडर एजुकेशन या विचाराधीन कहा जाएगा, और तीसरा प्रॉपर मतदाता होंगे। तो ये जो तीनों लिस्टें आएंगी तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसीलिए उस चीज को ध्यान में रखते हुए कहा है कि आप पहले उनको कीजिए, और जैसे उनके अधिकारी बैठ के इस समय रोज काम चल रहा है, 300 जज आ चुके हैं, 200 जज तो उड़ीसा और 100 झारखंड, ये सब भी पूरे होने वाले हैं। तो यानी जो काम है वो चल रहा है, और कोशिश यही है कि चुनाव निर्धारित समय पर हो। 17-18 मार्च तक चुनाव की घोषणा हो सकती है, क्योंकि पीएम जाएंगे। पीएम का एक पूर्व निर्धारित प्रोग्राम असम में है जो 13-14 मार्च को शायद है, 15 को। उसके बाद ये चुनाव की घोषणा हो सकती है इस पूरे इलाके में। ये इसी तरह मान के तैयारियां हो रही हैं। आज चूंकि ये सिर्फ हो ही रहा है, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने कल सरकार को, ममता सरकार को थोड़ा कसा भी है, ये भी कहा है कि भाई आप हर बात के लिए यहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए न आइए। कल वो पहुंच गई थी ममता बनर्जी की मतलब तरफ को, वो खुद तो नहीं जाते लेकिन हम उसको ऐसे ही कहते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन होता है, कि ममता बनर्जी कल थी। उन्होंने कहा था कि साहब ये जो ट्रेनिंग शेड्यूल है ये तो यही तय कर रहा है, जो ट्रेनिंग जो, चूंकि आपको बताना तो पड़ेगा भाई, चुनाव आयोग बताएगा ना कि हमारा जो मानना है। लेकिन हालांकि कोर्ट ने कहा कि हमने क्लियर जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर है, दिन के उजाले की तरह साफ है, जो माल्ला बागची ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो मुझे लगता है कि अब हम उस अदालती लड़ाई को जमीन पर आते हुए देख रहे हैं। जमीन पर ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी, और बंगाल का जादू आपको याद है, बचपन से लोग कहानियां सुनते हैं, वो आपको यहाँ हर चीज में दिखाई देता है। वो आपको यहाँ के पौधों में दिखाई देगा, यहाँ की बिल्डिंगों में दिखाई देगा, और यहाँ के चुनाव में भी दिखाई देगा। आप ये सोच के देखिए, पूरे देश से सबसे बड़ा जादू यहाँ इसलिए होता है कि जो लोग बेचारे 25-25 साल पहले मर गए, वो आते हैं वोट देते हैं। बेचारे दूसरे देशों के नागरिक आके वोट देते हैं। वो हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने में कितना अमूल्य योगदान देते हैं। आप सोचिए, उनको रात को आना पड़ता है। आपको मालूम है बेचारे बांग्लादेश को कैसे आना पड़ता है इस देश की सरकार बनवाने के लिए पश्चिम बंगाल में, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में ना आए। तो इस बार जो है उस लोकतंत्र को खतरे में ना आए, इसके लिए उन बंगालियों की एंट्री जो है, क्योंकि भाई सरकार और संविधान तो ये कहता है कि ये खतरे में ला रहे हैं जो बेचारे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार ये कह रही थी ये संविधान बचा रहे हैं। तो ये सब जादू का जो जोर था वो सब खत्म हुआ। अब लड़ाई साफ होगी, और मुझे लगता है कि आप परिवर्तन यात्राओं का कल आपके राजनाथ सिंह होंगे, अमित शाह होंगे, शिवराज सिंह चौहान होंगे, और नारा आ चुका है, पलटानो दरकार, अब की बार बीजेपी सरकार पलटा, अब चाहिए बीजेपी सरकार, बदलाव, ये उनका नारा बदलाव की आ जरूरत चुका है। जी जी। अच्छा सर, एक चीज, ममता बनर्जी जैसे वहां पर पेश कर रही हैं कि उन्होंने कहा भी कि मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसके लिए आखिरी दम तक लड़ती रहूंगी, एक भी नाम कटना नहीं चाहिए। ममता बनर्जी 1,20,00,000 जो कि अब अनुमानित है कि निकल गए, यानी पहले के मतदाता सूची से माइनस 1,20,00,000 की ये फिगर जब आ रही है, और कुल मिला के 7 करोड़ मतदाता हैं। आपको क्या लगता है कि एसआईआर से जो काम करना था वो काम हो चुका है इस 1,20,00,000 में? क्योंकि 7 करोड़ की कुल मतदाता संख्या में से 1,20,00,000, इट्स अ गुड नंबर सर। और इसका असर क्या देख रहे हैं आप केवल एसआईआर में? बाकी अभी राजनीति को अलग हटाते हैं, केवल गणित में कहाँ फंसी हैं ममता बनर्जी जी? देखिए, इसको ऐसे देखना चाहिए। अभी मैं ये कहूंगा 58 लाख लोग नाम कटे, ठीक है। 7,64,00,000 के करीब, 7,64,00,000 के करीब जो मतदाता थे वो सूची में 24 में थे, उनमें से 58 लाख हटा दिए गए। तो 7,08,00,000 अभी आज की डेट में उनके नाम होंगे। उनमें से 60 लाख को लेकर ये सवाल है। 60 लाख की डिस्क्रिपेंसीज है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है, जिनके नाम निकलेंगे। जो लोग परमानेंट विलुप्त है, वो सब चीजें, उनके नाम भी 58 लाख के साथ जुड़ते हैं। तो कुल मिला के अगर ये दायरा है तो मुझे लगता है 75-80 लाख तक जाएगा, यानी 10 से 11% आप इसको कह सकेंगे। अगर 75 लाख तक जाता है 10 तक जाएगा, और नहीं तो अभी आज की डेट में 7.7 या 7.3 नाम गायब हो चुके हैं। इतने नाम हट गए, उनको लेके ममता बनर्जी कोई अब विवाद करने की स्थिति में नहीं है, वो खत्म है, क्योंकि उस पर कोई बात ही नहीं है। तो ये और राज्यों के मुकाबले कम है। अगर आप देखेंगे
जैसे वहां सबसे ज्यादा 17%, 13%, गुजरात में भी हुआ और छत्तीसगढ़ में हुआ, 10% कई हम्म, राज्यों में हुआ। तो उसके हिसाब से तो ये कम दिखता है, लेकिन बंगाल में यही आंकड़ा बहुत बड़ा इसलिए हो जाता है अवनीश जी, क्योंकि आप ये सोच के देखिए कि ज्यादातर जगह पर जो जीत हार के अंतर थे, विशाल जो अंतर थे, वो सब इससे कम हो जाते हैं। 7-8% का हम्म, अंतर अगर सिर्फ डाटा के हिसाब से हम देखते हैं, तो आप ये देखिए कि जो 2021 का चुनाव था, उसमें दोनों के बीच में जो अंतर था वो लगभग 10% के करीब था, 9 से 10 के हम्म, बीच में था। एग्जैक्ट वर्ड अगर हम लोग 9 पॉइंट समथिंग था। अगर आप उसको हटा देते हैं साथ, तो आप कॉमन प्लेइंग फील्ड पर आ जाएंगे, कॉमन लेवल पर आप खेलते हुए दिखाई देंगे। दूसरा क्या है, बिल्कुल। लोग ये भी कह सकते हैं कि साहब इन्हीं के थोड़ी हटे होंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी तरफ से कोई फर्जी वोट डलवा पाएगी, इतनी हैसियत में अभी वो ये नहीं तो है, कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि सही बात। उनके लोग जो हैं अभी कैमरे पर आने से पहले 50 बार वो सोचते हैं। और कोलकाता में ये बड़ा मुश्किल होता है, हालांकि अगर आप बीजेपी के ही कार्यक्रमों में जाओगे तो आपसे मुलाकात होगी, सड़क पर उनसे बात करना कैमरे पर मुश्किल होता है। तो ये जो हम्म, हिस्सा है, अगर 7% आपने वो उड़ा दिया, और अगर 60 लाख में से आप बहुत ही आइडल स्थिति होगी, तो आप 15% आप अगर उड़ा देते हैं, तो वो 15% फिर हो जाता है, यानी कुल मिला के आपका एवरेज आ जाएगा 10%। तो अंतर को आप खत्म कर रहे हैं। और उसमें से हम्म, अगर 80-85% भी अगर उन लोगों के नाम पर वोट पड़ा होगा, क्योंकि बंगाल में हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग होता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं सबका होता है, क्योंकि भाई लाइन में लग के तो आप इतनी तेजी से कैसे डालोगे। तो वो सारी चीजें इस बार खत्म होती दिख रही है, और डाटा में ये मानना चाहिए जो काम होना चाहिए था, वो आपका बिल्कुल सही कहना था कि वो काम हम्म, हो चुका है। एसआईआर का जो काम है वो काम हो चुका। और जो आप जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं पवित्रीकरण, वो शब्द वो पूरी तरह से यहाँ पवित्र करने की कोशिश में सारे विवाद के बावजूद अब वो काफी कामयाब हो चुके हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, आप जरा राजनीति की बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी जब कई बार जो है, ज्यादातर तो वो खेला खेला करती हैं, यानी कि खुद आक्रामक रहती हैं, लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने में भी उस्ताद हैं। एक छवि क्या वो बना रही हैं कि मैं तुम्हारे लिए, जैसे अब वो एसआईआर में मोदी शाह का खेल है, ये कह नहीं कह सकती। अब वहां सुप्रीम कोर्ट सामने नजर आ रहा है, लेकिन क्या वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी माहौल बना के एक मार्केटिंग कर रही हैं, या कर सकती हैं, या करने में कामयाब रहेंगी? एक तरफ ये, और बीजेपी की ग्राउंड पे तैयारियां, इसका कोई अंदाजा, क्या आप आकलन करेंगे? कैसे देखते हैं आप बीजेपी जो तैयारी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसको भी तो चुनाव लड़ना है, अच्छे से चुनाव लड़ना है। जी। देखिए, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मतलब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बहुत लेवल पर नहीं जाती, ना ही उनका कोई हम्म, शब्द इस्तेमाल करती हैं। वो सिर्फ उनको उन्हीं सब चीजों में रखना है जिसके कहने से सुप्रीम कोर्ट को नाराजगी ना हो, क्योंकि बहुत हम्म, कुछ ये सारी संस्थाएं हमेशा याद रखने कि वो उस समय जरूर उस सारे दायरे को तोड़ती हैं जहां उनको ये मालूम है कि इससे मुझे वोट मिलेंगे। और वोट मिलने का मतलब है कि मैं इस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ही मुख्यमंत्री बन पाऊंगी। वो ऐसा कोई दायरा ब्रेक करना नहीं चाहेंगी कि उनको असंवैधानिक कह दिया जाए उनके कदम को, यानी उनको उस पूरे सिस्टम से बाहर निकाल के रख दिया जाएगा, तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। भाई वो मुख्यमंत्री इसलिए बनी ना क्योंकि उन्होंने जनता का वोट हासिल कर लिया, तो ये संविधान ने दिया ना, कोई अटैक नहीं हुआ, कोई तमंचे लेके नहीं आता। तो इसीलिए वो कोशिश करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो काम है उसको भी वो सरकार के मत्थे मढ़ दे, कि सरकार ने हम्म, ये किया, सरकार हमें ये नहीं करने दे रही है, इस तरह के फैसले हमारे खिलाफ हो रहे हैं। तो आप इस फैसले में आप बहुत सारे उलझ जाएंगे कि सरकार को कह रही है क्या सुप्रीम कोर्ट को कह रही है। उनको बस अपने मैसेज अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना है, तो इसमें वो कामयाब है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, बीजेपी की तैयारियों में एक बात अवनीश जी मैं बताऊं कि वहां पिछली बार जैसा सीट नहीं रहा जिस तरह से है, ये मैंने आपको पार्टी की तैयारियों के बारे में बताया, इसलिए दोनों का अंतर आपको करना होगा। दर्शकों को भी बहुत क्लैरिटी से सोचना होगा इस अंतर को, नहीं तो बहुत सारे लोग जल्दी इधर उधर हो जाएंगे, उनके दिमाग में लगेगा शायद ये निराशा की बात है। नहीं, पार्टी दिख नहीं रही है उस तरह से, लेकिन वोटर का वो जो क्लैरिटी है कि हाँ हमको वोट बीजेपी को देना है, उनमें बस हम्म, एक सवाल वो सबके साथ करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से दिन भर मिलता हूँ, चूंकि कैमरे पे नहीं आते तो भी मैं लोगों के साथ बैठ के बातें करता रहता हूँ। तो आप ये सोचिए
कि वो ज्यादातर लोग सवाल यही करते हैं कि क्या बीजेपी यहाँ वाकई आना चाहती है। एक दूसरा सबसे हम्म, बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी, मोदी और ममता एक हैं। ये सवाल बीजेपी के वोटर पूछ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस में जो पार्टी को आगे आना चाहिए था वो कम है। बल्कि हाँ, बहुत सारे, मतलब मैं हैरान हुआ, एक ने तो मुझसे ये भी कहा, मेरे जब हम लोग चाय पी रहे थे बीजेपी के, उसके साथ मैं बैठ के वहां बात कर रहा था, तो उसने कहा कि साहब बीजेपी आने वाली है साहब, बहुत हो गया। ये सब चीजें हैं, ऑन कैमरा नहीं बोलते, ऑफ कैमरा बोलते हैं। हम्म, लेकिन उस आदमी का भी पहला सवाल ये था कि क्या मोदी और ममता एक है क्या था। तो ये जो कम्युनिकेशन में जो संशय के बादल यहाँ हैं, वो मुझे लगता है बीजेपी की तैयारियों को और दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि उनका वोट है। अवनीश जी, जो सबसे पहली जरूरत होती है कि फसल जी, खड़ी है, आपके पास काटने के लिए हंसिया होना चाहिए, ढोने के लिए मजदूर होने चाहिए, और उसको हार्वेस्टिंग करने के लिए थ्रेशिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके लिए बिजली के कनेक्शन होने चाहिए। वो सब दुरुस्त करने की जरूरत है। उस सब में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फसल तैयार है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा ठीक है। ये कहाँ से ये कहानी घूम रही है, क्योंकि कई जगहों पर मैंने इसकी चर्चा और भी सुनी है एक आध जगहों पर कि क्या हाँ, बीजेपी और ममता एक हैं क्या। मतलब ये अजीब लगेगा, जो बंगाल के बाहर के लोग हैं उनको अजीब लगेगा, क्योंकि दोनों की पोजीशनिंग तो मतलब गजब एक दूसरे के दांत कटे विरोध की है। चलिए वो अलग बात है कि दोनों के रिश्ते भी हैं, कभी आम कभी साड़ी कभी कुछ कभी ये वो। तो ये खुरापात कहाँ से आई है, मतलब ये चौंकने वाला है। ये खुरापात बेसिकली, ये शुरुआती, मैंने भी ये पूछा, बार बार पूछा, तमाम लोगों से पूछा। तो लेकिन सवाल ये आता है कि ये जो शुरुआत हुई, बाकी बार में अपने लोगों से जो बातचीत होती है, हम जो जिन अधिकारियों से बात करते हैं, समझते हैं उनसे मामला, तो उनके मुताबिक ये शुरुआत की गई सीपीएम की तरफ से। सीपीएम अपने वोटर को वापस लाना चाहती है किसी तरह, अपने कार्डर को, हम्म, क्योंकि देखिए बीजेपी के पास जो वोटर है वो सीपीएम का वोटर है मूलतः, बड़ी संख्या। और जो कांग्रेस के पास गया था, वो टीएमसी के पास गया था, वो कांग्रेस का वोटर था। अब चूंकि हम्म, यहाँ खत्म हो गई है सीपीएम, सिर्फ अलीमुद्दीन स्ट्रीट के अलावा उसकी कोई हैसियत और बार वो नहीं रह गई है, तो उसने एक नया खेल शुरू किया। उसने कहा कि फासिस्ट ताकतों के साथ मिली हुई है ममता बनर्जी। बंगाल में पिछले लगभग 50 सालों के शासन में यही पढ़ाया गया है कि फासिज्म जो है पाकिस्तान और उससे बड़ा खतरा है बांग्लादेश से। ये बहुत खतरनाक बात है। तो इसीलिए हर आदमी को इमोशनल टच दिया जाता है कि ममता बनर्जी फासिस्टों के साथ खड़ी है। उन्होंने ये शुरू किया था, लेकिन थोड़े ही दिन में इससे बहुत अच्छे से ममता बनर्जी ने देखा, उनकी पार्टी के थिंक टैंक ने देखा कि इससे फायदा मिल सकता है। ये बीजेपी का वोटर है, उसके मन में शक का बीज बोया जा सकता है। तो उन्होंने ओह, इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया बहुत बड़े तौर पर। बहुत सारे जैसे वोटर्स बता रहे थे कि सर हमको तो टीएमसी के लोग कहते हैं कि भाई मोदी और ममता तो एक हैं, और इसीलिए जब आप यहाँ उल्टा करोगे तो देख लेना, हम आपको बाद में देखेंगे। तो ये बड़ा चीज है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात एक उसने बताई मुझे, वोटर्स नहीं, ये सब जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ वोटर्स की कर रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि बड़ी दिलचस्पी के साथ कि साहब एक बात बताइए, मोदी 29 देखेंगे, अपनी अपनी पार्टी देखेंगे या बंगाल देखेंगे। तो मैंने कहा भाई वो मैं समझ नहीं पाया। तो उसने कहा कि आप ये सोच के देखिए कि जिस तरह से ममता बनर्जी जो है वहाँ 22 इनके अपने सांसद हैं, 28, और बीजेपी की सरकार जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पे टिकी है। एक हम्म, पलटू राम है और दूसरे भी कभी जा सकते हैं। तो लिहाजा ऐसे वक्त में ममता बनर्जी सदन से बहिर्गमन करके इनको बचाएंगी। ये तक आइडिया है। तो मैंने पूछा फिर आप क्या करेंगे, तो उसने हम वोट तो बीजेपी को देंगे। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं वो हम्म, हमेशा चलती हुई दिख रही हैं। और इसका आ, अब नुकसान तो जनरली हमको लग रहा है होगा, पार्टी को जो होगा वो अपने से तय करेगी। लेकिन ये है, ये काफी है। आपने भी बताया, मैंने ये बात दिल्ली में ही सुनी थी और इसको हवा हम्म। में उड़ा दिया था। लेकिन यहाँ आया तो यहाँ लगभग हर दूसरे आदमी ने जो बीजेपी को वोट करना चाहता है उसने मुझे यही कहा। तो इस रूप में तो फिर पार्टी को घाटा भी अच्छा खासा हो सकता है, ये तो खैर पार्टी को ही देखना है। लेकिन एक चीज आपसे क्लियर हुआ सर कि बीजेपी का जो मतदाता है
वो कमिटेड है, वो आगे आगे है, पार्टी उससे कहीं ना कहीं थोड़ा 2 कदम पीछे दिखाई दे रही है, ऐसा माहौल। जी, आप कह सकते हैं, आप इसको कह जी। सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे बीजेपी वालों से मैंने बात की, वो क्योंकि उनके लीडर से तो बात होती है, तो उन्होंने कहा कि साहब अभी हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, अभी एक और निकलेगा और फिर जादू ऐसे आएगा, तो वो अभी हम भी उनके जादू को देखने के उसमें लगे हुए हैं कि भाई कौन सा जादू निकलेगा। लेकिन अभी ये बात तो सही है, क्योंकि मुझे लगा था कि जिस तरह का माहौल था पिछली बार चुनाव के बाद, डिप्रेसिंग माहौल था, वो हुई थी। लेकिन हम ये भी बताते थे कि डाटा तो नहीं बताता कि 24 में वोट कम पड़ा, वोट ज्यादा पड़ा था, भले ही सीट कम हुई हो। और जो मुझे लगता है कि पार्टी इस बार जो है उस तरह से अभी दिख नहीं रही है। हो सकता है परिवर्तन यात्रा के बाद, क्योंकि परिवर्तन यात्रा में बहुत जबरदस्त ठीक। 5,000 किलोमीटर की यात्रा का उनका प्लान है, हर जिले में जाना हम्म। है, और उसके बाद उन सबको लेके 12 मार्च को, शायद 10 से 12 मार्च को वो यहाँ कोलकाता में होंगे, कोलकाता तक आएंगे। जी। सब यात्राएं अलग अलग जगह से हो रही हैं, अमित शाह कहीं है, राजनाथ सिंह कहीं है, शिवराज सिंह चौहान कहीं है, स्मृति ईरानी कहीं है। तो एक तरह से पूरी ताकत देखी जा रही है। इसमें 300 के करीब सभाएं होंगी, जनसभाएं होंगी, बड़ी सभाएं होंगी, 12 सभाएं बड़ी होंगी। इस तरह से एक विस्तृत प्लान जो है शुरू होने वाला बिल्कुल सर। और दर्शकों, आप थोड़ा समझ रहे हैं कि जिस तरीके से सर बिल्कुल सड़क पर खड़े हैं और पीछे कलकत्ता से वहां रहते हुए तमाम बातें करते हुए, तो आप ट्रैफिक की कुछ आवाजें भी, तो ये उम्मीद मत करिए कि आपको जो स्टूडियो वाली क्वालिटी है वो मिले। अच्छा सर, चलते चलते, क्योंकि आप भी बिल्कुल वहां यात्रा में हैं और सामने खड़े हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कुर्सी पे बैठ के जो है घंटे भर बात करना वो अलग, और वहां फील्ड से इस तरह आप जो जमीन से, वहां की जमीन से जो चीज कह रहे हैं, तो अंतिम एक छोटी सी बात। ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेलने की आदी हैं। इधर नरेंद्र मोदी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से भी ऐसा लग रहा है कि इसको ममता वर्सेस मोदी, उसको कम बनाया जाए, क्योंकि ये पिछली बार देखा गया था। तो क्या ऐसा भी कुछ है कि स्ट्रेटजी है बीजेपी की कि इस चुनाव को थोड़ा सा लो प्रोफाइल होके लड़ो, बाकी इंतजाम किए रहो अपना? है। ये क्योंकि मोदी बात भी इस बार दीदी दीदी नहीं उनके कर रहा है। लीडर्स दीदी और बोलते दीदी, हैं, पिछली बार उनके। याद है ना? हाँ, पिछली मुझे बार। याद है, मैं था उस रैली में। जी। मैं रैलियों जी। में था, उन सब में रैलियों में था। और मैंने प्रधानमंत्री की भी रैलियां पिछली बार कवर की थी, अमित शाह की, योगी आदित्यनाथ, और टीएमसी की चीफ यानी ममता बनर्जी की भी रैलियां मैंने कवर की थी। तो मुझे याद है जिसमें प्रधानमंत्री ने दीदी और दीदी कहा था, और उसके बाद फिर टीएमसी ने डोला सेन और तमाम लोगों ने इनको पकड़ा था, इस आईडीए को। तो मुझे लगता हाँ। है कि ये बात तो बिल्कुल सही है। वो ये कह रहे हैं हम्म। कि साहब हम इस बार लो प्रोफाइल रह के रखते हैं, हम इस बार किसी कीमत पर ये कोशिश नहीं करेंगे कि इसको पीएम वर्सेस ममता बना दिया जाए। यानी हम्म। पीएम का कद उनके दर्शकों की नजर में उनके उसमें बड़ा हो जाएगा। और ये जो विपक्षी इंडी गठबंधन यहाँ बहुत कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो ये कोशिश कर रहा है कि इस लड़ाई में ममता बनर्जी को उनके बराबर खड़ा कर दिया जाए, प्रधानमंत्री हम्म। मोदी के। तो इसीलिए आप देख रहे हैं वो सामना जैसे लेख आ रहे हैं कि क्यों नहीं ममता को उसका नियंत्रण करना चाहिए। फिर उस तरह के आर्टिकल आ रहे हैं कि साहब ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए। अलग अलग जगह आप देख रहे हैं ना, सब सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल, चाहे अच्छा नहीं वो कर रहा है। अखिलेश हो या वो। बिल्कुल। हाँ, तो वो उस स्टेचर को ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ ये कोशिश की जा रही है कि बंगाल की जनता ही इसका फैसला कर रही है, मोदी उसमें सिर्फ एक प्रेरक है। लेकिन आज भी मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ, उससे कुछ आधे घंटे पहले एक अखबार पढ़ते हुए, सड़क पर यहाँ अखबार चिपकाए जाते हैं अक्सर, जहाँ टीएम कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर के आसपास, अभी जी। भी मैंने देखा है, ये ट्रेंड है कि वो अखबार चिपका देते हैं ऐसे करके, तो उसको पढ़ते हैं लोग आके। तो पढ़ते हुए एक आदमी से बात की थी, तो उसने कहा साहब मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मालदा से था, कहा। तो वो जो है मुझे लगता है कि ये बात बीजेपी ने शायद बहुत वेल थॉट है, क्योंकि जो बातें हम तक है वो उन तक भी है, रोज मीटिंग हम्म। हो रही है। तो मुझे लगता है कि वो लोगों की स्ट्रेटजी है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, हम लोगों ने बातचीत में, कि जब आप जीतते हैं तो आपसे कोई पूछता नहीं है, और जब आप ठीक हार बात है। जाते हैं तो बताने के लिए होते नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी अभी अपनी रणनीति तो कर रही है। अब उससे हार या जीत ये हम लोग इसके वोटिंग के बाद ही बता पाएंगे। लेकिन बिल्कुल अभी सर। उनके लीडर्स का यही कहना है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बिल्कुल भी एकदम इसको दिल्ली से ऑपरेटेड और दिल्ली से गवर्न इलेक्शन न करा जाए। ना इसको करें। मुख्यतः बंगाल की जनता, बंगाल के नेताओं और उसके चेंज के तौर पर दिया जाए।
जी अभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, इसको लीड करते हुए प्रधानमंत्री नज़र आ रहे हैं। वो कहीं कभी भी ममता को सीधे एड्रेस नहीं करते, बहुत ज़्यादा व्यंग्यात्मक भाषण नहीं दे रहे हैं। तो अब ये दौर शुरू हो रहा है। सर, एक आखिरी मिनट की बातचीत। योगी आदित्यनाथ इस समय स्टार प्रचारक के रूप में पूरे भारत में डिमांडेड होते हैं। वेस्ट बंगाल की क्या स्थिति है योगी आदित्यनाथ को लेके सर? योगी आदित्यनाथ इस बार बंगाल में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले लीडर हैं। मैं जितने लोगों से मिलता हूँ वो हुँ, अक्सर ये कहते हैं हमको तो योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो इस बार उनकी जो डिमांड है मुझे लगता है कि वो, मैं क्योंकि पार्टी की अंदरूनी राजनीति से मेरा नहीं लेना देना, लेकिन मैं ये जान सकता हूँ उनको कि बीजेपी को शायद सबसे ज्यादा डिमांड इस बार वो आदित्यनाथ की होंगी। योगी योगी आदित्य आदित्यनाथ को ही सबसे ज्यादा यहाँ के लोग जो है डिमांड करेंगे कि उनको भेजा जाए। और मुझे लगता है मालदा, मुर्शिदाबाद, चौबीस उत्तरी दिनाजपुर और ये तमाम जितने भी ये दक्षिण परगना, चौबीस परगना, ये तमाम चीजों में योगी आदित्यनाथ की सभाएं ज्यादा से ज्यादा लगने की डिमांड आ रही है। दूसरा क्या है कि केरल में भी उनकी डिमांड ज्यादा होगी। तो इन तमाम में हुँ। पार्टी डिसाइड करेगी कहाँ भेजना है, लेकिन बंगाल में इनकी डिमांड ज्यादा होगी, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर। और दर्शकों, आपने देखा जिस तरीके से धीरेन्द्र पुंडीर सर एक लंबे प्रवास पर विधानसभा चुनाव के नज़र को नापने के लिए ही उसी पर्पस से वेस्ट बंगाल में प्रवास कर रहे हैं और आज राइटर्स बिल्डिंग वाली उस रोड से हमसे बातचीत हो रही है, जिसमें आपके बैकग्राउंड में अगर काफ़ी पीछे देखें तो वो राइटर्स बिल्डिंग, और जहाँ कलकत्ता का ही नहीं बल्कि पूरे वेस्ट बंगाल की राजनीति जहाँ से चलती है। तो आवाज़ में आपको अगर थोड़ी बहुत ट्रैफ़िक में रहने की वज़ह से दिक्कत महसूस हो रही हो, तो इसी तरह के वीडियो लेकिन बिल्कुल ज़मीन से हम बात करते रहेंगे। धीरेन्द्र सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको इस जो बिल्कुल खुले में वाली परिस्थिति होती है, मैं समझ सकता हूँ। इसके लिए आपको विशेष रूप से धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ वेस्ट बंगाल की हालिया इस समय मौजूदा राजनीति में वहाँ का क्या तापमान है, इस पर थे धीरेन्द्र पुंडी सर सीधे कलकत्ता से, सीधे कोलकाता से। तो अब ये चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। वीडियोज़ को अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करते रहिए। धीरेन्द्र पुंडीर सर के चैनल न्यूज़ पॉइंट पर अगर आप जाएँगे तो वेस्ट बंगाल के पूरी विधानसभा चुनाव की सीधे और सीधे हर एक रिपोर्टिंग आप कहिए, जो कि ज़मीन से करना बेहद चैलेंजिंग काम होता है, लेकिन सर का अनुभव है कि सर ने वहाँ का दौरा अपना तैयार कर लिया। तो उस चैनल को ज़रूर, न्यूज़ पॉइंट को फ़ॉलो कर लीजिए, ताकि आप वेस्ट बंगाल में जो कुछ भी चल रहा हो उससे अपडेट रहें। सर, एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हुए आज की चर्चा दर्शकों यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और धीरेन्द्र पुंडी साहब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।